गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा कृपया करके शांति का दान दे दो। एक हफ्ते के बाद तबीयत ठीक हुई है, दोबारा खराब मत कर देना, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो जाता है जब तुम लोग पढ़ते नहीं हो। और मैंने आपके बोर्ड के पेपर चेक किए, मतलब जो मैंने प्री बोर्ड के पेपर लिए उसमें मैंने ये ऑब्जर्वेशन दो चीज़ की नोट करी। एक तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल था डिसोल्यूशन के अंदर, और उसके बाद जो दूसरा बुरा हाल था वो था एनपीओ के अंदर। मोस्ट ऑफ द रिटायरमेंट कर लिया ठीक, डेथ ऑफ पार्टनर कर लिया, पर डिसोल्यूशन के अंदर जनरल एंट्री में मोस्टली सबकी एंट्रियां, मतलब 5 नंबर तो किसी के है ही नहीं। तो मेरा ऑब्जेक्ट था कि आज हम डिसोल्यूशन करेंगे। डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं बट आपको प्रैक्टिस नहीं थी, या आपने करी नहीं। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं ये कहूंगा कि पता नहीं किस्मत आपकी खराब थी या मेरी खराब थी। दोनों में किसी ना किसी की तो किस्मत खराब थी कि जो पेपर का भंटा ढार हो गया। तो सबसे पहले मैं अब आपके साथ टर्म 2 के लिए डिसोल्यूशन की मैंने शीट आपको दे दी है। एंड ऑनलाइन वाले बच्चों, ये स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है आपको? यस सर। बेटा जितने भी मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और मैं इसका आई थिंक पीडीएफ भेज दूंगा। और बेटा सारे जने अपना कैमरा, रिया सेठी कैमरा ऑन करो, पार्थ शर्मा, हर्षित पसरीचा। बेटा ऐसा एक है, मिनट में कर रहा हूँ। एक बात बोल रहा हूं मैं, बिना कहे कैमरा ऑन कर दिया करो, नहीं तो मैं बिना कहे क्लास से रिमूव कर दूंगा। फिर मुझे मत कहना कि सर ओ मैं तो सर वॉशरूम चला गया था, ये तो मैं इधर चला गया था। समझ में आ रही है? पार्थ शर्मा कैमरा ऑन कर। सर ये रिकॉर्ड कर रहे हो क्लास में? घर पे नहीं हूँ सर एक सेकंड कर रहा हूँ। तू घर पर नहीं है? तू घर पे होता कब है? सर। कल होगा, कल आ जाना। अच्छा जसमीहर तो घर पर नहीं है। पार्थ शर्मा तेरे को क्या प्रॉब्लम है? बस कर रहा हूँ कैमरा ऑन, लैपटॉप रिया से ज्वाइन सेठी? कर रहा हूँ, फोन से कर रहा था। यस सर। अच्छा सुनो अब मेरी बात। सबसे पहले डिसोल्यूशन की पर बात करते हैं। डिसोल्यूशन के ऊपर आपका एज पर द सैंपल पेपर आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में दिए गए हैं। सबसे पहली बात मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म की बात है। थोड़ा सा थ्योरी का मैं आपको बताता हूं। अभी तक हमने जितना पढ़ा दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आपका बिजनेस कंटिन्यू रहता था पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता था, जैसे चेंज इन पीएसआर में, जैसे कि एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ ऑफ ए पार्टनर में। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी डिसोल्यूशन हो सकता है अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। इफ द पार्टनरशिप डीड में मेंशन कि भी इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द फर्म इज डिसॉल्व्ड, तो वो पॉसिबल है। अदरवाइज कई बार लोग कहते हैं कि सर डेथ ऑफ द पार्टनर के अंदर डिसोल्यूशन कैसे हो गया, बट अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दोगे तो डेथ ऑफ ए पार्टनर केस में भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है। यस जानवी बेटा, श्रुति बंसल समझ में आ रहा है? अब मैं मेन आपको सारी थ्योरी तो नहीं बताऊंगा, मेन में बताऊंगा। एक तो होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, कि कब डिसोल्यूशन कंपलसरी हो जाता है। यानी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, हमें बिजनेस को बंद करना ही करना है। जिसका पहला केस था कि अगर सभी पार्टनर को एक को छोड़कर अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर एक पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। उस केस में आप ये नहीं कर सकते कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो आप उसे रिटायर कर दो और तुम कंटिन्यू कर सको, क्योंकि सभी पार्टनर के अलावा एक पार्टनर छोड़ के, एक्सेप्ट वन पार्टनर, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन पार्टनर, वहां थ्योरी में लिखा है, उस केस में आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। दूसरा आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा व्हेन द बिजनेस इज अनलॉफुल, द बिजनेस इज इलीगल। इलीगल कब होगा? देखो बेटा इलीगल के बारे में कि जब सर एनसीईआरटी के अंदर बात लिखी गई है कि आपका इलीगल बिजनेस के बारे में क्या लिखा गया है। जैसा कि मान लो हम इंडिया की कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम इंडियंस हैं। अब इंडिया के ऊपर वार हो जाए, इंडिया पे किसी कंट्री के साथ वार हो जाए, और उस कंट्री का जो पर्सन था वो हमारा पार्टनरशिप का पार्टनर था। बेटा साइलेंट मोड पे कर दे इसको, जिसके भी फोन बज रहे हैं साइलेंट मोड पे कर दो। तो यानी कि अगर आपका एनिमी कंट्री का कोई पार्टनर है तो आप उस केस में ये नहीं कह सकते कि एनिमी कंट्री के पार्टनर को आप रिटायर कर दो और बिजनेस को कंटिन्यू कर दो। मेरी आवाज साफ आ रही है बेटा आपको पूर्वी जैन? यस सर। तो उस केस में क्या होगा कि आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कंपलसरी डिसोल्यूशन की बात। दो बातें हुई, द बिजनेस अनलॉफुल हो जाए या
दूसरी इंफॉर्मेशन बात कि आपका जो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, उस केस में आपका कंपल्सरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा आ रहा जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक होती है पार्टनरशिप एट विल, वो मैं इस बारे में इतना डिटेल नहीं करूंगा। पार्टनरशिप एट विल बनी हुई है अगर, तो मान लीजिए हम 50 पार्टनर हैं, टोटल 50 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, हमारे 50 पार्टनर हैं, और विल के अंडर में जो पार्टनरशिप होती है, तो जो भी पार्टनर डिसॉल्व कराना चाहता है वो सभी रिमेनिंग पार्टनर को रिटर्न में नोटिस देगा, ऑरली नहीं होगा। पार्टनरशिप एट विल के अंदर रिटर्न में नोटिस दिया जाता है। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि विल के अंडर में उसने ऑरल नोटिस दिया तो क्या पॉसिबल है क्या डिसोल्यूशन? आंसर इज नो, उसे रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा। तीसरी जो खास बात है, जो मेन है, दैट इज द डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, उस केस में कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन होता है, आप अपने आप डिसोल्यूशन नहीं कर सकते। द फर्स्ट कंडीशन, जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, इनसेन अनसाउंड माइंड हो जाए, तो उस केस में कोर्ट करती है डिसोल्यूशन। दूसरा, अगर कोई पार्टनर अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति मिसकंडक्ट या गिल्टी करे, जैसा कि मान लीजिए हम सभी पार्टनर हैं, हमने एक टेंडर फाइल किया किसी कंपनी में काम पर एक्वायर करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए हमने, अब मान लीजिए हमारे में से वन ऑफ द पार्टनर मेरे कॉम्पिटिटर के कान में जाके फूंक मार देता है कि हमने टेंडर प्राइस ये भरा है, तो बताइए वो हमारे बिजनेस के प्रति मिसकंडक्ट हो गया कि नहीं हो गया, मिस गिल्टी हो गया कि नहीं हो गया? उस केस के अंदर कोर्ट डिसोल्यूशन करेगा। तीसरा मेजर बात कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि अब इनका बिजनेस करना जस्टिफाई नहीं है, ये लॉस मेकिंग बिजनेस, अब ये लॉस ही चलाते रहेंगे, लॉस ही करते रहेंगे, इनके हालात ये हो चुके हैं, इफ द कोर्ट इज जस्टिफाई कि इनका डिसोल्यूशन करना बेहतर होगा, तो कोर्ट डिसोल्यूशन कर सकता है। तो अनसाउंड माइंड वाला हो गया। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेजर जो सवाल पेपर में आता है अनसाउंड माइंड वाला ज्यादा आता है। और कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंदर सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है, एक तो इंसॉल्वेंट वाली और एक अनलॉफुल वाली। अब मैंने आपको बताया कि यहां पर हमारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है। दैट द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 के अंडर में होता है। सबसे पहले जब भी हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करते हैं, सबसे पहले आउटसाइडर की, थर्ड पार्टी की पेमेंट की जाती है। थर्ड पार्टी के बाद, जैसे कि बैंक को पैसा देना, थर्ड पार्टी के बाद फिर हमारे पार्टनर के लोन पे किए जाते हैं। उसके बाद जो बचा खुचा होता है वो हमारे पार्टनर को प्रपोर्शनेटली मिलता है। इसके बारे में हायर स्टडी के अंदर आप पढ़ोगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे। अब आ जाओ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। सेटलमेंट अकाउंट्स के अंदर हमने 4 अकाउंट बनाए। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर लोन में मैं दोनों बातें बताना चाहूंगा, लोन बाय पार्टनर या लोन टू पार्टनर। लोन बाय पार्टनर का मतलब जो फर्म ने पार्टनर से लिया, और लोन टू पार्टनर का मतलब जो फर्म ने पार्टनर को दिया। लोन बाय पार्टनर इज अवर लायबिलिटी, बिजनेस लायबिलिटी, और लोन टू पार्टनर मतलब बिजनेस की, फर्म की एसेट। दोनों केस में याद रखना कि दोनों के दोनों अकाउंट सेपरेट बनते हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते, और दोनों का जो सेटलमेंट है वो बैंक के थ्रू होगा। फाइनली वो बैंक के थ्रू होगा, याद रखना। चाहे आपका बैलेंस शीट के अंदर जो लोन दे रखा है, आइदर शोन इन द लायबिलिटी साइड और शोन इन द एसेट साइड, बोथ आर सेटल्ड कैश में या बैंक के थ्रू होगा। और अगर इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए आपने 15,000 रुपए का लोन लिया था पार्टनर ने, या हमने बिजनेस ने 15,000 का लोन लिया था पार्टनर से, और हमने 15,200 रुपए पे कर दिए, 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करे, देन 200 जो डिफरेंस होगा वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो डिफरेंस, अगर जर्नल एंट्री आई। अब इस पे जो हमारी जर्नल एंट्री आती है, ज्यादातर जो सवाल आता है पिछले 5 साल में जर्नल एंट्री के ऊपर सवाल ज्यादा आता है। अब मैंने जो ऑब्जर्वेशन करी, जब मैंने आपको सवाल दिया इस डिसोल्यूशन के ऊपर, तो आपने क्या करा, आपको मैंने हमेशा ये बोला कि जब भी जर्नल एंट्री का सवाल आएगा, सवाल के अंदर ये माना जाता है कि जो हमारा रूल नंबर 1 है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। दैट रूल नंबर 1। और उसकी एंट्री होती थी हमारी, जब हमारा एसेट को ट्रांसफर करते थे, एसेट के बैलेंस होते थे डेबिट, तो जब हम उसे ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों? Yes, sir. अनिका समझ में आ रहा है बेटा?
Yes, sir. क्या सर आज तो आप ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो बेटा, मैंने 2 गिलास आज सवेरे बॉर्नविटा पिया है, 2 गिलास। मेरी बीवी ने कहा 1 हफ्ते से बीमार हो, 2 गिलास बॉर्नविटा पियोगे तभी जाओगे सेंटर पे। तो पहली बात, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, इसके ऊपर ही 1 मार्कर का सवाल बन सकता है। 4 एमसीक्यू बना सकता हूं कि जो रियलाइजेशन अकाउंट से एसेट ट्रांसफर होती है वो बुक वैल्यू पे होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है, परचेज प्राइस पे होती है, या नन ऑफ दीज होगा। तो योर आंसर इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू है। दैट इज जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। द जनरल एंट्री इज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आ जाओ, एसेट हमने बेची, इफ द एसेट रियलाइज्ड। अब का यहाँ पर इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा जो कि बहुत बच्चों ने गलत करी, मैंने आपको फिर दोबारा रिकॉल कराना चाहूंगा कि जब भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जब भी हम एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उनका एक अपना नया नाम हो जाता है रियलाइजेशन रियलाइजेशन रियलाइजेशन। तो जब आप एसेट को बेचते हैं और उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? नॉर्मल आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, बट यहां पर आप जनरल एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट की जगह, क्योंकि बिकॉज एसेट का नया नाम क्या हो चुका है? रियलाइजेशन। आदित्य शर्मा, आपने बेटा आपने करा रियलाइजेशन टू बीआर। आपने सवाल में एक बच्चे ने किया है, मैंने बीआर वाला सवाल था, उसने बोला रियलाइजेशन टू बीआर, जबकि अगर आपका कैश में रियलाइज हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि एसेट्स आप ये मानोगे, आप ये भी एंट्री नहीं करोगे ट्रांसफर कि मैं पहले ट्रांसफर की एंट्री कर रहा हूं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली माना जाता है, सवाल में लिखा होता है कि जितने भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके थे इन देयर रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर? अगर आपको सवाल कंप्लीट आता है कि प्रास जर्नल एंट्रीज और आपको केस नहीं दिया होता, वो भी आएगा सवाल, वो भी मैं कराऊंगा। तो नंबर 1 बात, जब आपकी एसेट रियलाइज हो गई तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक कैश ऑब्लिक बैंक डिवाइड बाय कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर देन एंट्री इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब आप कहोगे सर इसकी वजह से लॉस आ जाएगा, तो जो रियलाइजेशन का पर्पस है वो लॉस अपने आप निकालेगा। वो कैसे लॉस निकालता है ये देखिए, यहां पर लॉस वो कैसे निकालता है आप ये देखिए। आपने यहां पर कोई मान लो फर्नीचर 10,000 रुपए का ट्रांसफर किया, अब इसकी रियलाइज वैल्यू कोई नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे। तो बताइए इस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 10,000 ज्यादा, इधर कुछ नहीं है, तो 10,000 का लॉस अपने आप दे दिया कि नहीं दे दिया? वो टेंशन आपकी नहीं है, वो टेंशन रियलाइजेशन की अपने आप कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट इज टू असर्टेन द प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मैंने चैप्टर रिवाइज कराना है, बिगिनिंग से नहीं कराना, श्रुति समझ में आ रहा है? फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि अब आ जाओ लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी के बारे में बात हुई, अगर लायबिलिटी पे करते हो तो एंट्री होती है आपकी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट इन दिस केस, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, liability is already transferred to the realization account and the new name of liability is called realization. Then your journal entry is realization account debit to bank. If liability paid by the partner, then the journal entry is realization account debit to partner's capital account. If nothing is given in the question about the liability, तो मैंने आपको बोला था ईमानदारी ये कहती है हाथ जोड़ के उसकी बुक वैल्यू पे पेमेंट दे दो। Then the journal entry realization account debit to bank or cash as the case may be. Yes, मेरे बताओ बच्चों, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप पेपर में गलत करते हो, एक मिनट, ये चीजें मैंने आपको बेटा नोट्स अपने जब मैंने क्लास कराई थी उस वक्त मैंने करा दिया था, फिर भी मैं आपको कराता हूं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, ये लिखना शुरू करो अपनी कॉपी के अंदर। नो एंट्री। अरे भाई तेरे से पूछी थी सरदार जी, सरदार जी आपसे पूछी थी क्या?
नो सर। रुक जा जरा बेटा, सभी बच्चे बैठे हैं, मैं रिवीजन करा रहा हूं। जब तेरे से पूछूंगा ना तब तेरी बैंड बजेगी। देन योर आंसर इज नो एंट्री। व्हाई इज नो एंट्री पास इन दिस केस? व्हाई? रीजन मैंने आपको बोला, इधर देखिए, जब हमने लायबिलिटी को क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, वैसे अगर नॉर्मल हम केस में क्या करते हैं लतिका, नॉर्मल केस में इफ एनी एसेट टेकन बाय द क्रेडिटर देन योर एंट्री इज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये हम करते कि नहीं करते लतिका? करते कि नहीं करते हर्ष? ये अब बता, जब मैं इन दोनों को रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था, अंडरलाइन द वर्ड रिलाइजेशन में कर चुका था, देन इन दोनों के अब नए नाम क्या हो जाएंगे? इन दोनों के नए नाम क्या हो जाएंगे? इसका भी नया नाम क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। इसका भी नया नाम क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ही डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया? नो इफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के अंदर एक्स से एक्स कटता है, यहां पर भी रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट गया, तो देन एंट्री इज नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए, कोई दिक्कत? हाँ जी, नो सर। कोई दिक्कत पीछे? हाँ महुल, मयंक वालिया, कोई दिक्कत? करण महेंद्रू, ऋषित कत्याल। हाँ, पर हाँ ये है कि अगर आपको ये सवाल आएगा और आपको जर्नल बनानी है, तो जर्नल में ये नहीं कि दूसरे का आपका ए आंसर है तो आप खाली छोड़ दोगे, यहां आप लिखोगे नो एंट्री, यहां लिखोगे नो एंट्री। जैसे आपने देखा कि पुलिस वालों ने बैरियर लगाया होता है, वन वे ट्रैफिक होता है, तो वहां वो साइन लगाता है कि ये वन वे ट्रैफिक है, और यहाँ कहीं नो एंट्री होती है तो वहां नो एंट्री लिखा होता है। अगर आप नो एंट्री में गाड़ी पार्क कर दोगे तो क्या हो जाएगा? चालान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर यहाँ पर आपने नो एंट्री नहीं लिखी तो आपका बेटा यहाँ पे भी चालान हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। सिमर तेजा जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये तो थी मेरी जर्नल एंट्री को लेकर, अभी मैं लेजर पे भी आता हूं। अब यहां पर एक सबसे बड़ा एक रोल अदा करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो बड़ा सरदर्द की वाली बात है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो मैंने उसके लिए आपको एक तरीका बताया था, डेट इज कॉल्ड द बीपी मेथड, बोर्न एंड पेड मेथड। कौन सा मेथड था वो? बोर्न एंड पेड मेथड। डेट इज कॉल्ड बीपी मेथड। इससे, इस टेबल की हेल्प से आप सब कुछ निकाल सकते हो, बड़ी कोई सी कोई कॉम्प्लिकेट एंट्री होगी आप सब फाइंड आउट कर सकते हो। आपने यहां लिखा, कोई मुझे बताएगा क्या लिखा था मैंने उसमें? श्रेया, मैंने यहां लिखा फर्म, यहां लिखा मैंने, नहीं यहां मैंने लिखा फर्म, यहां ऊपर लिखा बोर्न, और यहां क्या लिखा? क्या कह रहे हो आप? यहां लिखा मैंने फर्म, और यहां लिखा मैंने यहां लिखा मैंने क्या कह रहे हो? हाँ, हमारा बोर्न और पेड था ना। चलो मैंने ऐसे लिख देते हैं ना, यार देखो बातें मत शुरू करो यार, वीआईएस वालों। तुम्हारे टर्म 1 में 40 नंबर के आ गए तो तुम मेरे को सिर पे नाचोगे मेरे? ये आप ग्राफ, ये डायग्राम नोट करोगे, डेट इज ए, कुछ भी कर दो, बी, डेट इज सी, डेट इज डी, ईच एंड एवरी सिचुएशन कवर्ड अंडर दिस डायग्राम।
डायग्राम कॉपी कर लिया ये। ये सभी जने डायग्राम अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको पहले इस सिचुएशन के ऊपर आपको सवाल कराता हूं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹500, मुझे खाली ये दिया हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹500। ये मुझे नहीं लिखा हुआ कि किसने बॉर्न करा किसने पेड करा, कुछ भी मेरे को ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे को सिंपल दे रखा है। तो इन इस दिस केस, जब सिंपल केस है तो मैं ये मानूंगा कि दिस एक्सपेंसेस इज बॉर्न बाय, पहले तो मैं इसकी इंटरप्रिटेशन समझाता हूं। पहले ये मेरा डायग्राम आ गया। इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक सिचुएशन लेते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसी सिचुएशन में लेते हैं जब मैंने आपको ये बोला, इसी डायग्राम को देखेंगे अभी हम। मैंने लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹500। अब सर इसमें बॉर्न पेड मेथड कहाँ अप्लाई होगा? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपको सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ तो ये माना जाएगा कि बॉर्न भी फर्म ने करना है और पेड भी फर्म ने करना है। तो अब हम अपने डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए, बॉर्न और पेड किसने किया? फर्म ने किया। और ये मेरा क्या है? डेबिट। ये मेरा डेबिट और ये मेरा क्रेडिट वाला है। तो योर जर्नल एंट्री हर्षया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कि किसने पे किया किसने नहीं करा, किसने बॉर्न करा, बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड एंड बॉर्न बाय द फर्म, देन द जर्नल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बताइए, अब मैं इसका ये आंसर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 500। रिया सेठी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब मैं दूसरी एंट्री लिख रहा हूं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹1500 पेड बाय पार्टनर झुमरू। हमारा एक पार्टनर था झुमरू, जिसने 1500 रुपए पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹1500 पेड बाय पार्टनर झुमरू। झुमरू ने 1500 रुपए पेड कर दिए। अब फिर हमारे दिमाग में बॉर्न और पेड चल रहा है। यहां पर पेड तो पता लग गया कि झुमरू ने पे करे हैं, पर बॉर्न किसने करे ये नहीं पता। जब तक ये सवाल में ना लिखा हो कि किसने बॉर्न किया है, तो आप हमेशा क्या मानेंगे कि फर्म ने बॉर्न किया है। मेरी बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? Yes, sir. तो ये सिचुएशन मेरी क्या बन गई? पेड बाय पार्टनर बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर बॉर्न बाय फर्म, या मैं ये बोल सकता हूं इसको बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। अब आ जाइए अपने बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म, ये हो गया कि नहीं हो गया? इधर देख हर्षया, बॉर्न बाय फर्म रियलाइजेशन एंड पेड बाय। तो ये सिचुएशन नंबर बी हो गई कि नहीं हो गई? बताइए, मेरी बात सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, पार्थ शर्मा, यस सर। जसमेहर सिंह, समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर। अनिका धीर, आ गई सर। देखो मैं दोबारा से, देखो ये मैं हरी लाइन उड़ा देता हूं, फिर दोबारा देखो और कलर में लेता हूं। इधर देखो, मैंने बोला बॉर्न बाय फर्म, इधर देखिए अनिका, ये दिख रही है तेरे को? स्क्रीन पे दिख रहा है? Yes, sir. बॉर्न बाय फर्म हो गया कि नहीं हो गया? ऋषित Yes. कत्याल, समझ में आ गया? अब आ जाओ, पेड किसने किया? पेड फर्म ने करा या पेड पार्टनर ने करा? तो मैं इधर आ जाऊंगा नहीं आ जाऊंगा?
देखो बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देन द एंट्री इज रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू झुमरू कैपिटल अकाउंट। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू झुमरू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री लिखो आप यहां पर, आदित्य शर्मा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अब झुमरू कैपिटल। सानवी चावला कोई डाउट बेटा? सिया कोई डाउट? हर्षया कोई डाउट बेटा यहां तक? श्रेया, हाँ श्रेया कोई डाउट यहां तक? सात्विक, ऋषित, करण। चलिए आगे की सिचुएशन में लिखता हूं। आगे की सिचुएशन लिखता हूं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000 borne and paid by partner कबीर। डिसोल्यूशन हो गया कबीर और सिमरत का, सिमर सिमर और कबीर का बिजनेस डिसॉल्व हो गया। इनमें डिसाइड हुआ कि भैया रिलायंस में जो 5,000 है वो बॉर्न भी कबीर करेगा और पेड भी करेगा। अब आ जाओ अपने डायग्राम के ऊपर। देखिए बॉर्न किसने करने थे? कबीर ने, पार्टनर ने। तो ये देखो ये बॉर्न कर दिया। पेड किसने करने थे? पीसी टू पीसी कट गया। देन द जनरल एंट्री इज नो एंट्री। जनरल एंट्री इज नो एंट्री। तो बताइए मेरी ये सिचुएशन आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस करेंगे हम। यहां एंट्री क्या हो जाएगी? नो एंट्री। मनहीर समझ में आ रहा है बेटा? मेहुल समझ में आ रहा है बेटा? हाँ मेरे ऑनलाइन वाले बालको? यस सर। पार्थ शर्मा यस सर। समझ आ रहा है बेटा? अब तो ऑफलाइन आ जाए कर। सर ऑनलाइन ही ठीक है। हाँ ऑनलाइन ही ठीक है बेटा। जब पेपर मई में होंगे ना और इतनी गर्मी गंदी पड़ रही होगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आधे तो देखना वहां बेटा ग्लूकॉन डी की बोतलें लेके जाना, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं तो आधे तो पेपर देख के बेहोश पाएंगे मेरे को वहां। आगे देखो, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 मैं कहता हूं। सर ये रियलाइजेशन। क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो ना सर ये क्लास? नहीं मैं नहीं कर रहा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के भैया एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ठीक है सर मैं कर रहा हूँ। हाँ पेटीएम कर पहले। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बेटा अगर ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा ना तुझे मैं क्लास नहीं अटेंड करने दूंगा। ठीक है सर नहीं कर रहा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹15,000 पेड बाय फर्म बट borne बाय जसमेहर। जसमेहर कौन है? एक पार्टनर है। समझ में आ रही है बेटा? रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹15,000 पेड बाय द फर्म बट borne बाय द जसमेहर। अपने डायग्राम पे आ जाइए। बॉर्न किसने करा? बॉर्न करना था पार्टनर ने। तो बताइए क्या हो जाएगा? पेड किसने कर दिया? तो एंट्री क्या बन गई? पार्टनर कैपिटल टू कैश अकाउंट। बताइए मेरी एंट्री पूर्वी जैन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ यस सर। क्या चीज? हाँ नाम के आगे या तो जसमेहर इन्वर्टेड कोमा लगा के एस लिख दो, या तो जैसे राम्स लिखते हैं। अगर जसमेहर लिखना है तो जसमेहर लिखेंगे, अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे इंडिविजुअल के साथ। या तो इन्वर्टेड कोमा लगा के एस लगा के आप सिंगल इन्वर्टेड लगा के एस लिख दो, या खाली जसमेहर लिख दो। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी इस केस में? जसमेहर डेबिट टू कैश या बैंक एज द केस में भी। चलिए
जनरल एंट्री बन जाएगी जे डेबिट टू अब बाकी की अगर सिचुएशन बताता हूं, मान लीजिए हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है और हम ये कहते हैं हमने ठेका दे दिया एक पार्टनर को कि भैया सारे जो कि बिजनेस का डिसोल्यूशन का वाइंडिंग अप का काम है सारा तू करेगा, इसके बदले में मैं तुझे 15,000 रुपये देता हूं, ठेका कर लिया, बट उसके बाद सारे एक्सपेंसेस तू बियर करेगा। तो बेटा जब फर्म रेमुनरेशन दे दिया उसको उस काम का प्रोसेस का डिसोल्यूशन प्रोसेस का, तो वहां पर फिर अब एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी हो वो मैटर। अब जैसे कि आज मेरी सिचुएशन को देखो, मैंने तुमसे पूरे साल की फीस ली, जबकि मेरा ये सेशन खत्म हो जाना चाहिए था फरवरी में, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? हाँ सर। अब ये बताओ, तुम मेरी छाती पे मूंग दल रहे हो, अब तक मई तक दलते रहोगे क्या? मैंने तुम्हारे फीस के लिए एक्स्ट्रा पैसे लिए क्या? सर एंट्रेंस पे। कौन सी एंट्रेंस फीस सर, कौन सी ली है तेरे से मैंने? नहीं सर, वो भी आप ही कराओगे ना एंट्रेंस? मतलब वो जो सीयू सेट का एग्जाम है उसकी एंट्रेंस भी मैं ही तैयारी कराऊंगा? हाँ सर, अकाउंट्स पढ़ा देना। मतलब जो डोमेन का 27वां सब्जेक्ट डोमेन का तुम्हारा अकाउंट्स है वो भी मेरे पल्ले? यस सर। जितने चल सारे मेरे पल्ले? यस सर। वो तो बेटा मैंने कमिटमेंट करी थी कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा और मैं अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करूंगा और मैं वो तुम्हारे को अकाउंट्स का पेपर जो आपका डोमेन का आएगा वो मैं कराऊंगा। पर अगले साल वालों के लिए जो भी आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी पड़ोसी की दोस्त है उनको ये अब लॉलीपॉप मत दे देना कि सतीश सर उसकी तैयारी कराते हैं, उसके पैसे अलग से लगेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। क्योंकि वैसे मैंने इस साल फीस नहीं बढ़ाई है। तो चलिए, अब मैंने कहा कि हमने डिसोल्यूशन प्रोसेस का एक काम एक पार्टनर को ठेके पे दे दिया कि भैया तू करेगा काम। तो अब उसके बेटा जैसे सीधी सी बात है, मैंने आपसे फीस ले ली, अब मैंने आपसे ठेका कर लिया था कि भैया सीधी सी बात है पूरा सेशन जब तक आपका बोर्ड का पेपर नहीं होगा तब तक मैं आपको इसी फीस में पढ़ाता रहूंगा। अब मेरा एक्चुअल एक्सपेंस किराया तो मेरा जा ही रहा है, अब ये एक्चुअल एक्सपेंस आप इग्नोर कर दोगे। तो ऐसे ही पार्टनर के केस में क्या होगा, अगर आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने आपको ठेका दे दिया पार्टनर को फर्म ने कि भैया तुझे 20,000 रुपये अक्का पुक्का देंगे, एक्चुअल एक्सपेंस तू भैया फ्री में करा, तू 25 में करा, तू 5 में करा, तू फ्री में करा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में जो हमारी रेमुनरेशन वाली एंट्री होती है वही एंट्री आएगी, एक्चुअल एक्सपेंसेस इग्नोर कर देंगे आप। यू गॉट माय पॉइंट पूर्वी जन? यस और नो? यस सर। तो उस केस में प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन का जितनी भी रेमुनरेशन है तो एंट्री बनेगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज द केस मे बी। समझ में आ गया जसमेहर? आ गया सर। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करना चाहूंगा कि जो हम अगर मान लो ये तो सवाल थे जर्नल के, अब थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग करना चाहूंगा लेजर के बारे में। लेजर के बारे में हमें यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी हुई है, बेटा बात मत करो प्लीज। मेरे को एक बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें मैं 2 आइटमें आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा, मेरी जनरल एंट्री में भी काम आएगा। मेरे को यहाँ डेटर लिखे गए हैं 50,000 के, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा गया है 3,000 का, और यहाँ पर मुझे 47,000 लिखे गए हैं। अब मैं आपको इसकी, अगर मुझे सवाल आता है कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कैपिटल अकाउंट, या मुझे कंप्लीट जर्नल एंट्रीज बनाना आता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो मैं पहले आपको यही सिखाऊंगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं तो मुझे इसका लिखने का तरीका क्या है कि यहां पर जो मैं डेटर की वैल्यू लिखूंगा वो कौन सी लिखूंगा? ग्रॉस वैल्यू लिखूंगा, नेट वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा। ग्रॉस वैल्यू बोले तो 50,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैं इसके अपोजिट में लिखूंगा। हालांकि इफेक्ट इसका 47 ही रहेगा, पर इसका तरीका लिखने का ये है। ऐसा लिखने का तरीका क्यों है इसके बारे में भी बताना चाहूंगा आपको। सर नमस्कार। हाँ सर क्लास शुरू करिए सर। ठीक है, आप ये देखिए इसका लिखने का तरीका ये क्यों है, मैं इसके पीछे लॉजिक भी बताता हूं आपको। नीचे यहां पर लिखा गया है, एडजस्टमेंट में लिखा है डेटा रियलाइज्ड एट 80%। डेटा आपके रियलाइज हुए हैं 80% पे, तो 80% ऑफ व्हाट? 50,000 या 47,000?
द आंसर इज 80% ऑफ व्हाट 50,000 बिकॉज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो आपने एक प्रोविजन बनाया था कि आपका पैसा डूब सकता है, वो आपने प्रूडेंस लगाया बिकॉज योर ग्रॉस डेटर इज 50,000। अगर 50,000 के एक डेटर थे आपके, उसमें से मुझे 80% पैसा मिला, आपको इसका मतलब कितना पैसा मिला? 50,000 का 80% डेट इज 40,000। अगर आप 47 का 80% निकाल दोगे तो आंसर हो जाएगा गलत। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नंबर 1 बात। और जब भी आप इसकी जनरल एंट्री पास करोगे, मान लो आपने इसकी जनरल एंट्री ट्रांसफर की एंट्री आ गई पूछने के लिए आपको 1 नंबर की, तो आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 50,000 और दूसरी एंट्री आप पास करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आ रही है? ये तब एंट्री ट्रांसफर करनी है जब मुझे रियलाइजेशन की पूरा रियलाइजेशन की एंट्रियां पास करनी है। ये बात समझ में आ गई ऋषित? उसके बाद मैंने आपको दूसरी बात बताई कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज आल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप गलती करते हो, आपका हाथ उसी हिसाब से सेट है, डेट इज गुडविल। इसके ऊपर मैं लाल रंग का निशान लगा रहा हूं क्योंकि ये बड़ी खतरनाक है। ये मेरी बैलेंस शीट है और पार्टनर है मेरे ए और बी। अभी तक आपने, और आपका हाथ वैसे ही सेट है, आपको पता था ये गुडविल अपीयर इन द बुक्स है, डेट इज ओल्ड गुडविल। बट डिसोल्यूशन में याद रखना है बेटा कि जो गुडविल है वो राइट ऑफ नहीं होगी, गुडविल एज ट्रीटेड एज एन एसेट। तो आप इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, तो आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो इसे आप कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ नहीं करोगे, यहां पर आ जाएगा टू गुडविल 50,000 रुपए। अब ये रियलाइज हुई या नहीं हुई, ये सब्जेक्ट मैटर टू द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पे आप इसे डिसोल्यूशन के अंदर आप इसे राइट ऑफ की एंट्री नहीं करेंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बताओ अनिका धीर, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो इन ब्रीफ मुझे ये बताइए, मैंने डिसोल्यूशन का इन ब्रीफ आई थिंक हमने 12 बजे 12 सवा 12 शुरू की थी, पौने घंटे के अंदर हमने, ये हमारा 5 मार्कर का सवाल है, हमने इन ब्रीफ सब कुछ कर लिया। अब मैं आपके सामने शीट लेके आ रहा हूं जिसके मैं आपको सवाल कराऊंगा। चलिए शीट खोलिए अपनी, ये रही आपकी स्क्रीन पर। जर्नल के सबसे पहला सवाल जर्नल का है, जर्नल के परफॉर्मे बनाने शुरू करो। जर्नल के चालू कर दे सारे, हाँ जर्नल के परफॉर्मे, जर्नल का परफॉर्मा बनाओ, बनाओ सभी जरे जर्नल का परफॉर्मा। यहीं पे डिस्कस करूंगा मैं अब आपके साथ। बनाइए जर्नल का परफॉर्मा। बना लिया आपने? देवांश बना लिया बेटा? मेहुल बना लिया? अब हम सवाल को शुरू करते हैं। करण महेंद्रू, ऋषित गत्याल। द फर्स्ट entries on the dissolution of firm, a creditor of 75,000 accept a furniture of 60,000 in full settlement of his claim, pass the necessary journal entry. The answer is no entry. The answer is no entry. जर्नल के परफॉर्मे में पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट बनाइए और वहां लिखिए नो एंट्री। केस नंबर 1, सवाल नंबर 1 इज कंप्लीट, नो एंट्री। 1 नंबर आपके खाते में। क्यों कबीर सिंह? क्वेश्चन नंबर 2, Question number 2. Radha and Mudit were partner in the firm sharing profit loss in the ratio of 3:2. The firm was dissolved on 31st March 19. Pass the necessary journal entry for the following transaction. Underline the word. यहाँ पे एक चीज देखो, इधर देख बेटा आदित्य शर्मा, मेहुल यहाँ देखो, यहाँ वर्ड क्या लिखा है? After various assets other than cash, bank and third party have been transferred to realization account. कि जो हमारा रूल नंबर 1 एसेट ट्रांसफर करने का और लायबिलिटी ट्रांसफर करने का है वो हम ऑलरेडी कर चुके थे, हम वो कर चुके हैं। जानवी ढल, मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब रूल नंबर 1 जो हमने क्लास में किया था, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2, यानी कि रूल नंबर 1 2 करने की हमें जरूरत नहीं है।
हमारा रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 एप्लीकेबल होगा। द फर्स्ट एंट्री इज द क्रेडिटर ऑफ 70,000 फर्नीचर वैल्यूड एट 150 एंड पे टू द फर्म रुपीज 80,000। एक क्रेडिटर थे, एक क्रेडिटर था 70,000 रुपए का, उसे हमने कहा भाई तू 1.5 लाख का फर्नीचर ले जा और 80,000 रुपए हमें दे जा। यहां फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा। अगर यहां पे लिखा होता क्रेडिटर ऑफ 70 एक्सेप्टेड फर्नीचर वैल्यूड 150 इन फुल सेटलमेंट, देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट इन दिस केस 1.5 लाख का फर्नीचर दे रहे हैं, उसको 70,000 को दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि भैया 70,000 तू हमें वापस दे जा। क्या लिखा है? पे टू किसको? गुरुद्वारा या फर्म? फर्म। अब फर्म के पास क्या आ गया? जो एंट्री उसकी वाली एंट्री होगी, एसेट टेक ओवर वाली, एसेट ट्रांसफर वाली, उसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे और ना ही हम लिखेंगे कि नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारा बैलेंस कितना रह गया? हमारा, हमने उसे कितने पैसे उसने हमें देगा? 1.5 लाख माइनस उसे हमने फर्नीचर कितने का दे दिया, मतलब 70 का क्रेडिटर हमारा 70 का सेटल हो गया ना, तो आपका वो आपको कितने पैसे फर्म को देगा? 80,000। फर्म के पास क्या आ गया? कैश आ गया। द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई डाउट यहां तक बताइए? मेहुल, आदित्य शर्मा। द एंट्री नंबर 3 नरेशन लिख देना यहां पर, बीइंग लायबिलिटी डिस्चार्ज। भाई ये सारा काम लायबिलिटी डिस्चार्ज का तो हुआ है। जानवी समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या चीज? दोबारा से समझाऊं? ओके। जानवी देखो, फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी। फर्स्ट एंट्री का क्रेडिटर हमारे 70,000 के क्रेडिटर थे, हमने उन्हें उठा के फर्नीचर दे दिया। मैंने आपको समझाया इफ एनी एसेट टेकन बाय द क्रेडिटर देन नो एंट्री पास द बुक्स अकाउंट। वो किस केस में है? जब फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट का केस है। बट यहां वो सवाल क्या कह रहा है? अ क्रेडिटर ऑफ 70,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर वैल्यूड 150 का एंड पेड टू द फर्म। मुझे यहां सपना नहीं आ रहा था, यहां उसने बोला है सवाल ने पेड टू द फर्म कि भैया एक काम कर, 1.5 लाख का फर्नीचर ले जा, 70,000 तेरे एडजस्ट हो गए, 80,000 तू मुझे वापस दे दे। तो फर्म के पास, बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मल एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पर फर्नीचर का नया नाम क्या हो गया है? तो जनरल एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 80,000। सात्विक समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई और बेटा दिक्कत? सिमरत लूथरा, एकाग्रता, असीम। अगली बात देखिए, अब बैंक लोन दैट इज द थर्ड पार्टी लोन। बैंक लोन ऑफ 90,000 was settled along with the interest of 9,000। अब देखिए ये जो थर्ड पार्टी लोन है ये आपका रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। इज नॉट अ पार्टनर लोन, चाहे वो डेबिट वाला है चाहे वो क्रेडिट वाला है, इट्स अ बैंक लोन। आपने बैंक लोन, और ये बैंक लोन आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके थे। ये मेरे को बोला कि इसने यहाँ बोला ना वेरियस एसेट्स थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप यहाँ पर ये एंट्री नहीं करेंगे बैंक लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री आप, क्योंकि ये एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके थे। आपने जो सेटलमेंट वाली एंट्री है, पेमेंट वाली एंट्री है, वो करनी है। मेहुल मेरी बात समझ में आ रही है? आपने 90 के 99 दिए तो योर जनरल एंट्रीज अगर आप नॉर्मल एंट्री बनाते तो आप नॉर्मल एंट्री बनाते आप बैंक लोन डेबिट टू बैंक 99 से बनाते कि नहीं बनाते? पर अब बैंक लोन का नया नाम क्या हो चुका है? Because the bank loan is already transferred to the realization account. Yes or no, Anika Dheer? The journal entry is realization account debit to bank 99,000। अब आप कहोगे सर यहां पर मुझे 9,000 रुपए का लॉस आएगा, तो मैंने आपको क्या बोला? वो लॉस जो निकालना है वो रियलाइजेशन का काम है। कैसे? इधर देखो मेहुल, वो कैसे? आपने जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो आपने यहां पर बैंक लोन टू बैंक लोन सॉरी बाई बैंक लोन आपने 90,000 ट्रांसफर किया था कि नहीं किया था? मेहुल किया था नहीं किया था? जब आपने लायबिलिटी को पे करा तो आपने यहां बैंक 99,000 लिया कि नहीं लिया? क्रेडिट में आया 90,000, डेबिट में आया 99,099, तो ऑटोमेटिकली 9,000 का लॉस ये निकाल लेगा नहीं निकाल लेगा? जब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, जब रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट बनाते हैं, बताओ मेहुल समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये
नहीं, इंटरेस्ट कोई शो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। डिसोल्यूशन में कोई इंटरेस्ट करने की, तो सीधा टू बैंक लिखेगा 99। हाँ, यहाँ पर तू ब्रैकेट में लिख दे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उससे कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता यार। ना ही मुझे जर्नल एंट्री में लिखना है, ना ही मुझे जर्नल एंट्री में लिखना है, क्योंकि बिकॉज मेरा जीना मरना किसके साथ, रियलाइजेशन के साथ। तो जब मैं ये कह दूँ, अगर देखे बता, चल मैं तेरी बात को यहाँ पे बड़ा करता हूँ, तू कहता है रियलाइजेशन अकाउंट खोलना है, मैंने यहाँ लिखा, मैंने नॉर्मल एंट्री करता हूँ। देख, अगर ये डिसोल्यूशन केस ना होता, अगर ये डिसोल्यूशन केस ना होता तो मेरी एंट्री होती बैंक लोन 99, होती कि नहीं होती? बैंक लोन 99, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 9000, टू बैंक 99 कर। ये नॉर्मल एंट्री करता नहीं करता? अगर डिसोल्यूशन केस ना होता तो करता कि नहीं करता? पर जब डिसोल्यूशन का केस होता है तो मेरा जीना मरना इन सबके नए नाम क्या हो गए? जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया? एक तरह का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह हो गया कि नहीं हो गया? बता, अब तेरे को पिक्चर क्लियर हो गई कि नहीं हो गई अच्छे से? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे, किसी को कोई डाउट? चलिए अब आ जाइए आगे। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8000 वर पेड बाय मुदित। अब देखिए, मुदित ने पे करे, पर बॉर्न किसने करे? जब कुछ ना लिखा हो तो बॉर्न बाय फर्म। द जर्नल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल 8000 लिखो। श्रुति बंसल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रियलाइजेशन अकाउंट टू मुदित कैपिटल 8000। असीम, कोई दिक्कत? अब अगला सवाल देखिए, लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर, और लॉस जो होता है वो पार्टनर के डेबिट साइड में जाता है इन देयर रेशो। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन की एंट्री क्या बनेगी आपकी? राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इन देयर रेशो। क्या मुझे रेशो दे रखी है? 3:2 की दे रखी है, तो मेरी ये 3:2 में क्या हो जाएगा यहां? तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? लिखो, जर्नल एंट्री बनेगी आपकी राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 8,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। समझ आ रहा है बेटा सिमर? कोई टेंशन? चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। ओहो, तू कहां जा रहा है? ले भाई, एग्जामिनर को तेरा वाला सवाल पसंद आ गया भाई, तेरा नाम आ गया। मुझे लग रहा है जिसने पेपर बनाया था उसके बच्चे का नाम भी होना चाहिए सिमर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो पहले, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एकाग्रता यही चाहते थे आप डिसोल्यूशन के अंदर, और किसका फीडबैक था कि डिसोल्यूशन करनी है आप लोगों का। अब उसके बाद एनपीओ भी करेंगे भाई, एनपीओ में बैंड बजी पड़ी है, करते हैं वो। कल तुम्हारा पेपर है, परसों है, कल भी क्लास होगी तुम्हारी। क्योंकि मैंने जो 2 दिन मैंने 1 हफ्ता मैंने खराब करा अपना डिहाइड्रेशन की वजह से, वो मैं कंप्लीट करूंगा मैं। सर दिख कल नहीं रहा यार टेस्ट मैं भी है, ठीक हूँ क्लास यार। भी है। अगर मैं ठीक ना होता तो मैं क्लास ले रहा होता यहाँ पर। कल भी सर 12 कल बजे टेस्ट लेंगे। है। श्री सर की क्लास है, देखते भी ट्राई और देख लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या बनता है। चलिए सवाल को पढ़िए। सिमर, राजू एंड रीटा वर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2029। अंडरलाइन द वर्ड फिर। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट एक्सटर्नल लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। यानी कि जो मेरी पहली 2 एंट्री है वो मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूं। द फर्स्ट एंट्री a debtor whose debt 90,000 has been written off as bad paid 88,000 in full settlement। ध्यान से देखिए बेटा,
आपका एक डेटर राइट ऑफ हो चुका था। बात को समझो ध्यान से, सुन रहे हो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, रिया सेठी? यस सर। मेरा एक डेटर बुक्स में राइट ऑफ हो चुका था, मेहुल कोहली, आदित्य शर्मा, मेरा एक डेटर राइट ऑफ हो चुका था, हैड बीन रिटन ऑफ हो चुका था, पास्ट प्रेजेंट पास्ट और जस्ट पास्ट में चले गए हम, परफेक्ट टेंस में हो चुका था, मरमरा गया था, यानी कि मेरी बुक्स में वो ट्रेसेबल नहीं था, इसका मतलब। और वो मुझे मिला और एक दिन कहता सर 88,000 रुपीज ले लो, 88,000 ले लो, तो ये जस्ट लाइक अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये मेरी जिंदगी में आया वो गाना बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तो ये मेरे 88,000 जिंदगी के बाहर बन के आ गए कि नहीं आ गए, अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह। और बिजनेस में बंद कर चुका था, उसके बाद भी दे गया मेरे को। तो बताइए मेरे पास क्या आ गया? कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिखो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए इस एंट्री में कोई डाउट पूर्वी जैन? नो सर। रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीइंग लिखो बैड डेट्स रिटर्न, बैड डेट्स रिकवर्ड। बताइए टिशा समझ आ गया बेटा? सिया समझ में आ गया? अगली एंट्री देखिए, अ क्रेडिटर टू होम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड, जो 1,21,000 थे हमने पेड के लिए ड्यू हो गए हैं, उसे हमने कहा बेटे 72,000 का तो ले जा स्टॉक, और बाकी तुझे पैसे दे देंगे, बैलेंस पेड टू देम बाय चेक, राइट? तो जो 1,21,000 के बदले में 1,21,000 में से कितने माइनस कर दूंगा बेटा? तो मेरे कितने बच गए? 49। तो यहां पर जो मेरी वो फुल सेटलमेंट वाली बात नहीं है, यहां जो मैंने उसको स्टॉक ट्रांसफर करा उसकी एंट्री में नहीं करूंगा, क्योंकि वो रिलाइजेशन टू रिलाइजेशन हो जाएगी। जो बाकी जानवी मैंने उसे 49 पे करा है, उसकी एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? देन द जनरल एंट्री इज रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4949। लिखिए रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4949। बेटा फुल सेटलमेंट वाला नहीं है, उसकी लिखने की जरूरत नहीं होती हमारे को। जसमेहर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। डिसोल्यूशन रिवाइज हो गई कि नहीं हो गई? यस सर, रिवाइज हो गया अच्छे से। नरेशन बेटा यहां लिख दो आप, बीइंग क्रेडिटर डिस्चार्ज, क्रेडिटर टू बी पे, पहला पेमेंट कर दिया फुल, बीइंग क्रेडिटर डिस्चार्ज लिख दो ना। कोई दिक्कत? सानवी कोई दिक्कत बेटा? अगली एंट्री पढ़ो। अब एंट्री पढ़ो, राजू, हु इज राजू? अ पार्टनर। पहले तो जैसे राजू का नाम आया, हु इज राजू? राजू इज अ पार्टनर। Raju had given a loan of rupees 18,000. He was paid 17,000 in full settlement of his loan. राजू हट, अब ये बताओ मुझे, कोई मुझे बताए कि ये लोन बाय पार्टनर है या लोन टू पार्टनर है? लोन बाय पार्टनर। बाय पार्टनर है, लोन बाय पार्टनर। राजू हैड गिवन ए लोन, दिया हुआ है लोन। राजू हैड गिवन ए लोन 80,000, ही वाज पेड 70,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। हिज लोन का मतलब क्या है कि ये लोन बाय पार्टनर है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इधर देखो मैं लिख रहा हूं, अब लोन बाय पार्टनर तो रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होता, और वो आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है कि नहीं होती? वो आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो आप इसे खत्म करोगे तो क्या करोगे? नहीं नहीं, रियलाइजेशन में तो आएगा नहीं बेटा। इसकी एंट्री क्या बनाओगे? अरे राजू कैपिटल भी क्यों बनेगी यार? या तो ऐसे लिखो, इसे यहां लिख रहा हूं मैं, इधर देखो, यहां लिख रहा हूं, यहां देखो, इधर देखो, राजू लोन आ गया, ये मेरी लायबिलिटी थी, डेबिट कर दिया,
राजू लोन श्रेया कितने का था? राजू लोन अकाउंट डेबिट 18,000। हमने टू क्या कर दिया, इसे कैश कर दिया 17,000। 1,000 रुपए का मुझे गेन हो गया एंड दिस गेन इज ट्रांसफर टू, बताइए लतिका, ये ठीक है बेटा? हाँ जी सभी बच्चे बताइए। हेलो, हाँ जी बढ़िया जी सर, मैं ना क्लास में हूँ अभी। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, पूछ लूंगा सर मैं, अभी मैं मार्केट में हूँ, मैं पूछ लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। राइट, मैं भी आपको 1 घंटे तक अपडेट करता हूँ आपको। ओके ओके ओके। बताइए मेरी एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई सबको? बताओ बेटा, मेरी एंट्री है समझ में आ गई कि नहीं आ गई सबको? श्रेया समझ आ गई? हर्षया? अगली एंट्री देखो यार, सात्विक बात मत कर यार, मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का। मैं 1 हफ्ता ऑलरेडी खराब कर चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 15,000, 53,000, आउट ऑफ विच investment worth rupees 43,000 were taken by Simar at 52,000 and the balance of investment were sold at for 12,000। ये एंट्री मैं कराऊंगा आपको। सवाल आपने पढ़ लिया। देखिए मेरी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट 53,000 की थी, जिसमें 43,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो ले गया सिमर। वो कितने में ले गया? मुझे तो 52 से मतलब है। मैं आपको यहां पे सिखाना चाहूंगा। मुझे ये बताओ मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की थी बेटा, एकाग्रता मुझे बताएगी। इसमें से सिमर कितने की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है? वो जो लेके जा रहा है 43 की, कितने में लेके जा रहा है? 52 में। वो 43 ये क्या थी मेरी बुक वैल्यू की, वो कितने में लेके जा रहा है? 52 में। अब रिमेनिंग कितनी रह गई मेरी? 10,000। ये मैंने कितने में बेची? मुझे तो बेटा इन दोनों से मतलब है ना, मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। सिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? अगर मैं इसकी 2 एंट्री बना सकता हूं, क्लब एंट्री बना सकता हूं। दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलायजेशन अकाउंट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? ये कौन लेके गया है 52,000 में? स्टिमर। और ये कौन लेके गया? कैश। कैश में लेके गया। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी इसमें? मैं एंट्री क्या बनाऊंगा यहां पे, ये देखिए मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? स्टिमर कैपिटल और कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन (52, 12 और 64)। बताइए एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं समझ में आए हो तो बताऊंगा दोबारा। श्रेया हदलखा समझ आ गया? कोई डाउट? कबीर कोई डाउट? मनहीर कोई डाउट? श्रुति बंसल, पूर्वी जैन कोई डाउट बेटा ऑनलाइन? नो सर। अनिका धीर, नो रिया सेठी बेटा, नो सर। हर्षित, नो सर। ओके चलें आगे, चलें आगे। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। द नेक्स्ट एंट्रीज एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंटेड 19,000 सेम वर पेड बाय द फर्म। इसका मतलब बॉर्न बाय द फर्म। देन द एंट्रीज रिलायजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 19,000 19,000। फटाफट लिखो।
The next entry is profit on dissolution. The entry is Simar Capital realization account debit to Simar Capital, to Raju Capital, to Rita Capital, 30,000 in the ratio of कितना कितना आ जाएगा ये 2 2 4 1 5 5 का मतलब हो गया 6 12,000 12,000 6,000। सर ये कौन सी हिंदी अंग्रेजी हुई 6,000 6,000। बताइए पूर्वी जैन समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Question number 4 on your screen. Vasudha and Diwan were partner in a sharing profit losses in the ratio of 2:3. The firm was dissolved on 31st March 19 after the transfer of the assets other than cash external liability. The following transaction took place. Investment of rupees face value rupees 60,000 were sold in the open market 63,000 for which a commission of 700 was paid to the broker. बेटा पहले आप सवाल को पढ़ लो। सवाल को पढ़ लिया आपने? जसमेर ये दो जगह से कैसे ज्वाइन कर रखा है तूने? सर वो फोन में बैटरी खत्म होगी, वो बस लीव होने वाला है। मैं कहा शायद किसी अपनी फ्रेंड को दे दिया कि मेरे नाम से ज्वाइन कर ले, देख आज तुझे अपनी क्लास दिखाता हूं मैं। नहीं सर, फ्रेंड पढ़ते ही नहीं है। क्या करते नहीं है? पढ़ाई नहीं करते सर। पढ़ाई करते हैं। सवाल पढ़ लिया आपने? अब देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट एक 60,000 की थी, हमने वो इन्वेस्टमेंट कितने की बेची? हमने 63 की बेची और एक ब्रोकर को 700 रुपए दिए। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, आप इसकी दो एंट्री पास भी कर सकते हो, इसकी नेट एंट्री पास भी कर सकते हो। पर मेरी आपसे ये गुजारिश है, एक बार बताओ, जब हम कोई प्रॉपर्टी की डील करते हैं तो पहले सारा पैसा हमारे पास आता है, फिर उसके बाद हम ब्रोकर को पैसा देते हैं। हालांकि नेट इफेक्ट वही रहेगा, पर कॉमन सेंस लगाओ, पहले पैसा आ गया ब्रोकर उससे, मैंने जब एसेट बेची, हम कोई प्रॉपर्टी की डील करते हैं तो पहले प्रॉपर्टी के सारे पैसे हमें आते हैं, उसके बाद हम ब्रोकर को पैसा देते हैं, या वहीं पे निकाल के काट के पैसा दे देते हैं हम? नहीं, वो बाई चांस की बात है कि जब आपको आंसर की आएगी तो दो एंट्री आएंगी। तो पहली एंट्री आपके पास क्या आया? कैश आया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6363। उसके बाद आपने उसमें से 700 रुपये पे कर दिए, देन द एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 700। मेरी एडवाइस ये है कि आप दो एंट्री पास करो, पर अगर आप 62,300 से भी एंट्री पास कर लोगे कैश टू रियलाइजेशन तब भी ठीक है, पर मेरे हिसाब से दो एंट्री पास करना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी कि 63 का बिका था और 700 रुपये कमीशन के चले गए थे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई टिशा? द फर्स्ट एंट्री मतलब इसकी जो हमारी इस केस की दो एंट्रियां बनेंगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 6363, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6363, फिर रियलाइजेशन टू कैश 700। एंट्री नंबर 2, क्रेडिटर वर्थ रुपीज 65,000 सेटल बाय हैंडलिंग ओवर द एंटायर स्टॉक to them and along with the payment of 23,000 by check। अब आप ये देखिए, हमने क्रेडिटर हमारे 65,000 के थे, हमने उसे कहा तू सारा स्टॉक ले जा, सारे स्टॉक के साथ हमने उसे कितने का चेक दे दिया बेटा? तो जो स्टॉक लेके गया उसकी तो एंट्री होगी नहीं, पर जो हमने 23 का चेक दिया उसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी? तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 23,000 करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 23,000। क्या कह रहे हो आप बेटा? सोथी रियलाइजेशन टू बैंक 700। अच्छा
उसके बाद आ जाओ, हमारा ये एच भी हो गया। आई, द ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट वाज टेकन ओवर बाय वसुधा एट 2000, ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई, इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। देन द एंट्रीज वसुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वसुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2000। द नेक्स्ट एंट्री इज दीवान, वन ऑफ द पार्टनर टू पे मिस दीवान लोन, यानी कि आउटसाइडर है, 45,000 रुपये अपने बीवी का लोन दे दिया। दिस बीवी लोन इज ट्रांसफर टू ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई सीधी सी बात है, दिस बीवी लोन इज ट्रांसफर टू ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस बीवी की लोन का नाम क्या हो गया? रियलाइजेशन। वो पे किसने कर दिया? दीवान ने। द जर्नल एंट्री इज, दोबारा बोल रहा है, द जर्नल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। यार बताता हूं ना, इधर देख, इधर देख, क्यों घबरा रहा है? एक बात बता, इधर देख, तू यहां से घबरा मत। तूने मिसेस दीवान को यहां लटका रखा है, लटका रखा, लटका दिया ना। अब तू यहाँ पेमेंट देगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा? दीवान का नाम 45,000 रुपये से लिखेगा। ये कौन सा अकाउंट है? अब तू जर्नल लेजर से जर्नल बनाएगा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? पार्टनर कैपिटल मत सोचना भाई। एक बात बता, तूने फर्म की लायबिलिटी अपने बिहाफ पे कर दी तो फर्म तुझे देगी कि नहीं देगी? तो ये और किसके बिहाफ पे दिया है तूने? भाई बीवी तेरी, पर बीवी ने लोन दिया है, फर्म को दिया तो फर्म ही देगी ना, तू थोड़ा ना देगा। वो तो तू लायबिलिटी पे कर रहा है फर्म के बिहाफ पे, तो वो तू तू फर्म और तू अलग थोड़े ना। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेम। अबे बोथ आर सेपरेट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेपरेट होता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेम होते हैं पार्टनर। यस सर, वही कह रहा था। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल 45 श्रेयाद रखा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? इन चीजों में ना भुलेखा लगता है, एकाग्रता यस और नो। द नेक्स्ट एंट्री इज दीवान was appointed to look after the process of dissolution work for which he was allowed a remuneration of 7,000. He agreed to bear the dissolution expenses, actual expenses incurred by Diwan 11,000, which were paid by the firm. अब आप यहां पर एक चीज देखेंगे, सबसे पहले हमने रेमुनरेशन दे दिया, हमने यहां रेमुनरेशन दे दिया, तो हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल 7,000। पहले सुन तो सही, रेमुनरेशन 7,000 दिया कि नहीं दिया? पहले इसकी एंट्री पास कर। अरे यार रेमुनेशन अलाउ करा, पे कहाँ करा? अभी मैंने अलाउ करा तो पहले उसके तेरी जेब में अलाउ करूंगा तो डालूंगा ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल। फिर मैंने आपको बोला अब दीवान के चाहे पैसे 10 लगे चाहे 1000 लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला एक्चुअल एक्सपेंसेस इग्नोर, पर किस केस में कि एक्चुअल एक्सपेंस वो पे करेगा दीवान, बियर एंड पेड बाय द दीवान, तो नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट यहां पर क्या हुआ? जो 11,000 रुपए दीवान ने पे एक्चुअल एक्सपेंस इनकर करे, वो किसने दे दिए? अब एक बताओ, तुम बॉर्न पेड मेथड को छोड़ो, एक बताओ, अब 11,000 मैंने उसको तेरे को 7,000 रुपए दे दिए, अब 11,000 रुपए दीवान को मेरे एक्चुअल एक्सपेंस करके आया, उसको मैंने पेड करे फर्म ने। अब ये बताओ फर्म दीवान से 11,000 रुपए लेगा कि नहीं लेगा? आदित्य शर्मा लेगा कि नहीं लेगा? और फर्म का 11,000 रुपए कैश कम हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि पे किसने करा? 2 एंट्रियां होंगी ना बेटा, पहली तो रेमुनरेशन की हो गई, उसको मिला के 3 कहां से हुई? लेगा, अबे फर्म ने पे करा, फर्म, मेरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तुझे रेमुनरेशन की एंट्री दी, ले रेमुनरेशन की एंट्री ले। पहले हमने करा, इधर देख, रियलाइजेशन टू, क्या नाम था उसका? दीवान को कितने पैसे दिए? 7,000 दिए। इधर देख 7 को दिए। अब 11,000 का पेड, 11,000 का एक्सपेंस किसने पे करा है? फर्म ने करा है। तो फर्म का 2 कैश होगा कि नहीं होगा? 11,000 रुपये फर्म का 2 कैश होगा कि नहीं होगा? अब ये फर्म किससे रिकवर करेगा? तो दीवान से करेगा, तो दीवान से लेगा तो दीवान को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा कि डेबिट करेगा? तो एंट्री क्या हो जाएगी?
बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 3 एंट्री कहां से हो गई भाई? किससे लेगा वापस, बताओ तो सही। ले तो लिए, अबे जब उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया तो ले तो ली। अरे जब अकाउंट में डेबिट कर दिया तो ले तो ली। अब तेरे अकाउंट, तेरी जेब से पैसे निकालू या तेरे पापा की जेब से पैसे निकालू, निकले तो तेरी जेब से ही। उसने बोला इधर देख 11,000 रुपए मैंने दे दिए भाई, तू दे दे। तो मैंने उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, तो उसकी कैपिटल कम नहीं कर दी मैंने। अंडरस्टूड हो गया कि नहीं हो गया कि आ गए? चलिए आगे। एंट्रीज, ये तो तुम एंट्री कर लोगे। वसुधा डेबिट, दीवान डेबिट, टू रियलाइजेशन 3600-5400। चलिए ये भी हो गया। बस कितने सवाल हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। अच्छा 5वां देखो, व्हेन द बिजनेस इज बिकम इलीगल द वे ऑफ डिसोल्यूशन इज फर्म इन कंपलसरी। अबे अभी तो 2 मिनट पहले समझाया था भाई, इलीगल के काम में कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा वो। तू फिर कोर्ट को घुसेड़ रहा है। अब वो फिर उसका डायलॉग आएगा ना, जब मैटर इंटरनल है तो इसे इंटरनल सॉल्व करना चाहिए, तू कोर्ट को बीच में क्यों घुसेड़ रहा है? चलिए अब अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर हम 6 से करेंगे, और ये हमें शीट खत्म करनी है कल 6, 7। अच्छा हाँ, डेट पहले टाइम डिसाइड करो भाई। अरे कल टेस्ट की कोई डेट है? नहीं, कल